मूवी स्टार्ट होती है और हम यहाँ काफी बड़ा तूफान देखते हैं। यहाँ पर एक आदमी सूट पहने हुए चल रहा होता है। इस आदमी का नाम फिंच होता है। फिंच ने यूवी सूट पहना होता है। तब उसका रोबोट उसको बताता है कि यहाँ यूवी रेडिएशन काफी ज्यादा है। इसके बाद फिंच एक स्टोर के अंदर चला जाता है। फिंच के पास एक रोबोट होता है जो उसे फॉलो कर रहा होता है। उसके रोबोट का नाम डच होता है। फिंच वहाँ देखता है कि वहाँ बहुत सारे लोगों की डेड बॉडीज होती हैं। इसके बाद उसका रोबोट डच वहाँ से सामान उठाने लगता है। वहाँ पर फिंच को डॉग फूड भी मिलता है जिसे वो रख लेता है। इसके बाद वो स्टोर से बाहर निकलकर अपने वैन में बैठकर निकल जाता है। हम अगले सीन में पूरे शहर को टॉप व्यू से देखते हैं। यहाँ सारी ही चीजें डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और यहाँ की हालत काफी खराब होती है। कुछ सालों पहले ओजोन लेयर के खत्म होने की वजह से टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ गया होता है और यूवी रेडिएशन के बढ़ जाने की वजह से अब लोग बाहर नहीं निकल पाते थे। यही वजह होती है कि सिर्फ कुछ लोग ही बचे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि फिंच एक मैप देख रहा होता है जिसमें मार्क लगे होते हैं कि उसने कहां कहां से खाना लिया है। इसके बाद फिर वो सामान ढूंढने के लिए ट्रक से निकलता है। थोड़ी दूर पर उसे एक तूफान आता हुआ नजर आता है, इसीलिए वो अब अपना रास्ता बदलकर शहर से निकलने लगता है और हम देखते हैं कि वो तूफान उसका पीछा कर रहा होता है। फिर फिंच एक जगह पर गाड़ी रुकता है, वहाँ पर भी तूफान आ जाता है। इसके बाद फिंच और उसका रोबोट डच किसी तरह से आगे बढ़ते हैं, जिसके बाद फिंच उस रोबोट को एक रूम में लेकर जाता है और फिर वो खुद को और उस रोबोट को साफ करने लगता है। यहाँ हम देखते हैं कि फिंच काफी बीमार होता है, उसे टीबी की बीमारी होती है और हम यहाँ देखते हैं कि फिंच अभी जिस बिल्डिंग में होता है वो उसका घर होता है। नेक्स्ट सीन में हम फिंच के डॉग को देखते हैं। वो दोनों ही एक दूसरे से काफी प्यार करते थे। फिर वहाँ डच आ जाता है और खाने का सामान लेकर आता है। फिर फिंच अपने डॉग को खाना खिलाता है जो कि उसने उस स्टोर से उठाया होता है। इसके बाद फिंच जब फ्रिज खोलकर अपने खाने का सामान देखता है तो उसे दिखता है कि अब उसके पास खाने के लिए काफी कम चीज रह गई है। इसके बाद फिंच बहुत सारी बुक्स लेकर एक मशीन में डाल देता है। यहाँ पर वो मशीन बुक्स को स्कैन करके उसमें से इंफॉर्मेशन निकाल लेती है। फिर हम देखते हैं कि फिंच एक रोबोट बना रहा होता है। फिर रात में फिंच एक बुक पढ़ रहा होता है तो उसे ये बात पता चलती है कि रेडिएशन काफी बढ़ चुका है। फिंच अपने डॉग को देखकर काफी दुखी होता है। वो सोचता है कि मेरे जाने के बाद इसका क्या होगा। नेक्स्ट सीन में हम फिर फिंच को अपना रोबोट बनाते हुए देखते हैं। अब उसने रेडिएशन की सारी जानकारी अपने रोबोट में डाल दी होती है और जब वो अपने रोबोट को तैयार कर रहा होता है तो उसे पता चलता है कि उसे 2 कैमरास चाहिए। फिर वो डच के कैमरास निकाल के उस नए रोबोट में लगा देता है, जिसके बाद वो जैसे ही रोबोट को ऑन करता है उसमें डाटा ट्रांसफर होना चालू हो जाता है। तब फिंच उस रोबोट से बात करना चाहता है और यहाँ रोबोट भी खुद को मूव करने लग जाता है। जब फिंच अपने रोबोट को चेक करता है तो काफी खुश हो जाता है। वो अपने डॉग को कहता है अब तुम्हें एक नया दोस्त मिलने वाला है। फिंच अपने रोबोट पर और काम करने लगता है। वो उसे बोलना सिखाता है और यहाँ भी वो रोबोट आहिस्ता आहिस्ता बोलने लगता है। फिंच यहाँ रोबोट को बोलता हुआ देखकर काफी खुश हो जाता है। अब फिंच उससे पूछता है कि तुम मुझे अपने बारे में बताओ। इस पर वो रोबोट कहता है रोबोट्स इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि वो तो इंसानों के दोस्त होते हैं। यहाँ हम नोटिस करते हैं कि फिंच के डॉग को वो नया रोबोट पसंद नहीं आता। फिर वो रोबोट फिंच को बताता है कि मुझे इस तरीके से डिजाइन किया गया है जिससे मैं इंसानों के साथ जानवरों का भी ख्याल रख सकूं। तब फिंच उससे बताता है कि मेरे लिए मेरा डॉग काफी इम्पोर्टेंट है, इसीलिए तुमको मेरे डॉग का ख्याल रखना है। इसके बाद अचानक वहाँ लाइट चली जाती है। फिर फिंच लाइट्स को चेक करने के लिए पावर सप्लाई एरिया में जाता है और एक वायर को ठीक करता है, जिसके बाद वहाँ दोबारा लाइट आ जाती है और इसके बाद वो रोबोट भी जाग जाता है। फिंच को वहाँ दिखता है कि वहाँ तो अब तूफान आ रहा है और उसी वजह से लाइट्स ऑफ हो गई थी। फिर फिंच जब नीचे आता है तो उसका रोबोट उसे बताता है कि काफी बड़ा तूफान आने वाला है और अगले 24 घंटों तक वो तूफान हम तक पहुँच जाएगा और हम लोग उससे नहीं बच पाएंगे क्योंकि वो अगले 40 दिनों तक यहीं रहेगा। तब ये सुनकर फिंच समझ जाता है कि अब उन लोगों को यहाँ से निकलना पड़ेगा। फिर फिंच खाना खाते हुए सोचता है कि उसे अब आगे क्या करना है, लेकिन अभी उसका रोबोट का काम अधूरा होता है क्योंकि उसने अभी तक उसकी पूरी बॉडी नहीं बनाई होती। उसको एक आइडिया आता है, उसको सैन फ्रांसिस्को जाने का ख्याल आता है और तभी फिंच के मुंह से खून आ जाता है। ये देखकर वो काफी दुखी हो जाता है।
फिर फिंच अपने रोबोट पर काम करने लगता है और उसकी बॉडी भी तैयार कर लेता है। यहाँ पर अब वो रोबोट अपने हाथों को देख रहा होता है। फिंच फिर उसको चलना सिखाता है और जब रोबोट चलना स्टार्ट करता है तो फिंच उसे उसको फॉलो करने को कहता है और थोड़ी ही देर में वो रोबोट काफी अच्छे से चलने लगता है। ये देखकर फिंच काफी खुश हो जाता है, लेकिन जब फिंच का डॉग भौंकता है तो वो रोबोट अचानक से गिर जाता है। इसके बाद फिंच उस जगह को छोड़ने के लिए सारा सामान पैक करने लगता है और यहाँ पर वो रोबोट चलने और भागने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। फिंच सारा सामान पैक कर लेता है, फिर डच को साथ आने के लिए बोलता है, लेकिन डच में अब कैमरा नहीं होते इसलिए वो अब देख ही नहीं सकता था, इसीलिए वो यहाँ वहाँ टकरा रहा था। इसके बाद फिंच एक सीसीटीवी कैमरा से कैमरा निकाल कर डच में लगा देता है। फिर ये चारों एक बस के जरिए वहाँ से निकलने वाले होते हैं और यहाँ पर वो नया रोबोट सारी चीजों को ध्यान से देखकर सीख रहा होता है। यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि उनकी जो बस होती है वो यूवी रेडिएशन से बिल्कुल सेफ होती है। इसके बाद वो लोग वहाँ से सैन फ्रांसिस्को के लिए निकल जाते हैं जहाँ पर सब चीजें डिस्ट्रॉय हो चुकी होती हैं। इसके बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर उस नए रोबोट को सारी चीजें पता होती हैं, इसीलिए वो नया रास्ता बता रहा होता है। फिर वो लोग एक शहर में रुकते हैं जहाँ पर वो नया रोबोट फिंच के वो पोस्ट कार्ड्स देखता है। वो फिंच को कहता है कि मुझे तुम्हारे पोस्ट कार्ड्स काफी पसंद आए। फिंच बताता है कि पहले लोग बात करने के लिए इन कार्ड्स की ही हेल्प लिया करते थे। तब वो रोबोट पूछता है कि तुमको ये कार्ड्स किसने भेजे थे। इस पर फिंच कहता है कि ये मुझे मेरे अंकल्स ने भेजे थे। इसके बाद फिंच उस रोबोट को अपने पीछे चलने को कहता है और फिर दोनों बाहर निकल आते हैं। फिर वो रोबोट को अपने सारे रूल्स बताने लगता है। उसे डॉग के लिए खाना ढूंढना होता है और फिर उसको खिलाना भी होता है। ये लोग आगे चलते रहते हैं, तब इन लोगों को सिनेमा हॉल दिखता है। तब फिंच उस रोबोट को दरवाजा खोलने को कहता है और यहाँ रोबोट बहुत इजीली दरवाजे को खोल देता है। अंदर आने के बाद फिंच उस रोबोट को खाना खोजने के लिए कहता है। यहाँ पर वो रोबोट फर्स्ट टाइम खुद को आईने में देखता है। फिंच को वहाँ पर थोड़ा बहुत खाना मिल जाता है। फिर वो लोग वहाँ से बाहर आ जाते हैं। वहाँ वो एक लोहे की प्लेट पर कुछ पॉपकॉर्न के दाने डालता है। वहाँ इतना हाई टेम्परेचर होता है कि वो पॉपकॉर्न वहीं तैयार हो जाते हैं। ये देखकर वो दोनों ही काफी खुश हो जाते हैं। इसके बाद उन दोनों को वहाँ तूफान आता हुआ नजर आता है, इसीलिए फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन वो तूफान इन लोगों की तरफ ही आ रहा होता है। यहाँ पर फिंच ये समझ जाता है कि वो लोग इस तूफान से नहीं निकल पाएंगे। तभी फिंच अपना यूवी सूट पहनकर बाहर आ जाता है अपनी बस को मजबूती से बांधने के लिए। वहाँ पर वो कीले गड़ाने लगता है और वो रोबोट को भी ऐसा करने के लिए कहता है। यहाँ पर 3 कीले फिंच लगाता है और 1 कीला रोबोट लगाता है, जिसके बाद फिंच जल्दी से उस बस के अंदर आ जाता है और अब वहाँ पर तूफान आने ही वाला होता है। इसके बाद वो रोबोट भी उस बस के अंदर आ जाता है। तूफान आने पर वो लोग बस को जोर से पकड़ लेते हैं। उनकी बस अब तूफान की लपेटे में आ जाती है, इसीलिए वो अब हवा में उड़ने लगते हैं और इसी वजह से वो 3 कीलें निकल जाती हैं, लेकिन 1 कील अभी भी वहीं पर गड़ी होती है। फिर जब तूफान खत्म हो जाता है, बस अपनी जगह पर ही आ जाती है और वो लोग देखते हैं कि हम सब सही सलामत ही हैं, किसी को भी कोई चोट नहीं लगी है। फिर थोड़ी देर बाद फिंच और वो रोबोट बाहर आते हैं। तब फिंच देखता है कि सारी कीलें निकल चुकी थी, लेकिन जो कील उस रोबोट ने लगाई थी वो अभी तक लगी होती है, इसीलिए वो अब उस रोबोट की तारीफ करता है। यहाँ उस बस का एक टायर कट गया होता है। तब वो रोबोट एक नया टायर लेकर आता है। तब उनको याद आता है कि वो नया टायर लगाने के लिए उनके पास जैक नहीं होता। फिर फिंच उस रोबोट को बताता है कि बिना जैक से हम उस टायर को फिट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो रोबोट उस पूरी बस को उठा लेता है। फिर वो फिंच को उस टायर को बदलने के लिए कहता है और फिंच भी इजली उस टायर को लगा लेता है। और फिंच फिर उस रोबोट की तारीफ करते हुए कहता है कि तुम एक अच्छे जैक बन सकते हो। तो फिंच उस रोबोट से कहता है कि क्यों ना तुम अपना नाम जैक ही रख लो। इस पर वो रोबोट कहता है कि नहीं, मुझे मेरा नाम विलियम शेक्सपियर चाहिए। तब फिंच कहता है कि अरे नहीं, ये नाम तो काफी लंबा है। इसके बाद वो दोनों मिलकर उस रोबोट का नाम जेफ रख लेते हैं। नेक्स्ट डे फिंच अपनी बस के ऊपर सोलर सिस्टम फिक्स करके ऊपर जाकर सो जाता है।
तभी उसका नया रोबोट जेफ और उसका डॉग भौंकने लगता है, जिससे कि फिंच नींद से जाग जाता है। तब जेफ उसको बताता है कि मैं डॉग्स की लैंग्वेज सीख रहा हूँ। वो ये कहता है कि मुझे लगता है कि आपका जो डॉग है वो मुझे पसंद नहीं करता। तब यहाँ फिंच कहता है कि तुम दोनों में दोस्ती होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तुम धीरे धीरे एडजस्ट कर लोगे। इसके बाद ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं। अब इस बार जेफ फिंच के साथ आगे बैठता है। फिर इन लोग गोल्डन ब्रिज की तरफ निकल जाते हैं। यहाँ पर जेफ फिंच से पूछता है कि ट्रस्ट क्या होता है, लेकिन फिंच उसे समझा नहीं पाता। जिसके बाद वो अपनी ही कहानी सुनाता है। वो बताता है कि काफी सालों पहले मैं कुछ लोगों के साथ काम करता था, लेकिन वो सारे ही लोग कम अकल होते हैं और हम लोग एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे और वहाँ सिर्फ फिंच के अलावा सब लोग को यही लग रहा था कि सॉफ्टवेयर का इशू सॉल्व होने वाला नहीं है। लेकिन फिर फिंच ने उस सॉफ्टवेयर इशू को फिक्स कर दिया, जिसकी वजह से फिंच के बॉस ने उसे काफी अप्रिशिएट किया। फिंच कहता है कि हालांकि वो काम मैंने अकेले किया था, लेकिन मैंने अपने बॉस को बताया कि ये सब काम हम सबने मिलकर किया है, ना कि मैंने अकेले ने, और इस तरीके से मैंने उन सब का ट्रस्ट जीत लिया। यही मतलब होता है ट्रस्ट का, और इसी तरीके से लोगों पर अपना ट्रस्ट बनाया जाता है। लेकिन ये सब चीजें जेफ को समझ नहीं आती। फिर फिंच उसको कहता है ठीक है, मैं तुमको सोचकर बताऊंगा। इसके बाद वो एक रेस्टोरेंट में आकर रुकते हैं, जहाँ पर वो अपने डॉग को जेफ के पास छोड़कर बाहर आता है। जब जेफ उस रेस्टोरेंट में जाता है तो उसे खून की उल्टियाँ होती है। उसकी तबीयत काफी खराब हो गई होती है और इसी वजह से वो काफी दुखी होता है। और जब उसके डॉग की भौंकने की आवाज आती है तो वो अपने डॉग को लेने आता है, लेकिन वो जेफ को बस में ही बैठने के लिए कहता है। यहाँ पर जेफ बस को ड्राइव करना चाहता था। यहाँ रेस्टोरेंट में फिंच और उसका डॉग आपस में बातें कर रहे होते हैं, जिसमें वो अपने डॉग को उठने बैठने के मैनर सिखा रहा होता है। और यहाँ बाहर जेफ ड्राइविंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है। जब फिंच ये देखता है तो वो दौड़कर बाहर आता है, लेकिन तब तक जेफ उस बस को एक गाड़ी में जाके ठोक देता है। अब जो कि वहाँ पर धूप होती है, इसलिए फिंच वहाँ तक नहीं जा पा रहा था। फिर वो जेफ को आवाज लगाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम ड्राइव कर रहे थे, जिस पर जेफ घबरा कर कहता है नहीं, मैं तो नहीं कर रहा था। इसके बाद जेफ वापस बस में बैठकर उसे रिवर्स करता है। जब तक फिंच उसे रुकने के लिए चिल्लाता है, तब तक जेफ गाड़ी को दोबारा ठोक देता है। इसके बाद फिंच जेफ को बाहर बुलवाता है और अपना हाथ धूप में रखकर उसे जलाने लगता है। वो जेफ को ये दिखाना चाहता है कि मैं और मेरा डॉग धूप में नहीं आ सकते, और अगर आएंगे तो हम जल जाएंगे। यहाँ पर फिंच जेफ को काफी गुस्सा करता है कि मैंने तुम्हें सिर्फ एक काम दिया था, बस का ख्याल रखने के लिए, लेकिन तुमने वो भी ठीक से नहीं किया। फिंच उसको काफी डांटता है, इसलिए जेफ को काफी बुरा लगता है। इसके बाद वो लोग बस में बैठकर आगे बढ़ जाते हैं। फिर यहाँ फिंच जेफ को गाड़ी चलाना सिखाता है और धीरे धीरे जेफ भी गाड़ी चलाना सीख जाता है, और ये सब देखकर फिंच काफी खुश हो जाता है। फिर फिंच जेफ को अपनी गाड़ी की स्पीड 50 किलोमीटर पर रखने के लिए कहता है। फिर जेफ वैसा ही करता है और वो लोग आगे बढ़ते जाते हैं। फिर रात में वो लोग एक जगह पर रुकते हैं, जहाँ पर जेफ को आसमान काफी खूबसूरत लगता है। तो फिंच उसे बताता है कि ओजोन लेयर के जाने के बाद काफी चीजें बदल चुकी हैं, ये आसमान ऐसे ही खूबसूरत दिखता है। फिर जेफ पूछता है जब दिन में खतरा होता है तो हम रात में सफर क्यों नहीं कर सकते, जिस पर फिंच कहता है कि उसकी भी एक वजह है, क्योंकि रात में रास्ते में काफी खतरे होते हैं और वो खतरा होता है इंसानों का। क्योंकि रात में बेशक हम यूवी रेडिएशन से बच सकते हैं, लेकिन हम पर इंसानों का खतरा बना रहता है और यहाँ पर हमें किसी भी इंसान पर भरोसा नहीं करना चाहिए। फिर फिंच को खांसी आने लगती है, इसलिए फिर वो सोने चला जाता है, लेकिन जेफ कहता है कि मैं तो बाहर ही रुकूंगा। नेक्स्ट डे जेफ को कुछ आवाज आती है, इसलिए फिर वो बस में चला जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि फिंच को तो खून की उल्टियाँ आ रही हैं और वो काफी बीमार भी है। तब जेफ उनसे पूछता है कि मुझे आपकी हेल्प करने के लिए क्या करना चाहिए। इस पर फिंच उसे कहता है कि तुम्हें डॉक्टर को बुलाना चाहिए। फिर जेफ अपनी नॉलेज को देखता है जो उसे बुक से मिली होती है, जिसके मुताबिक वो फिंच के माथे पर एक गीला कपड़ा रखता है और वो फिंच का काफी ख्याल रखता है, और उसे ऐसा करते हुए फिंच का डॉग भी देख रहा होता है। और यहाँ पर अब फिंच की तबीयत भी
धीरे धीरे ठीक हो रही होती है। इसके बाद जेफ उस बस को चलाकर एक मॉल के पास आ जाता है। वो बस में देखता है कि फिंच तो अभी सो रहा है। फिर वो डच को अपने साथ लेकर खाना ढूंढने निकल जाता है। वो लोग मॉल के अंदर जाकर सामान इकट्ठा करने लगते हैं। इधर बस में फिंच की आंख खुल जाती है। वो खिड़की से बाहर देखकर डर जाता है। यहाँ जेफ खाने का सामान इकट्ठा कर रहा होता है। फिंच भी यहाँ यूवी सूट पहनकर मॉल में आ जाता है। डच को खाने की चीज का एक पैकेट दिखता है जिसे उठाने के लिए वो जाता है, लेकिन वो वहाँ पर गिर जाता है और एक चीज में फंसकर वो टूट जाता है। तब उसकी आवाज सुनकर फिंच वहाँ पर आता है। वो वहाँ देखता है कि डच तो टूट चुका है, इसलिए वो फिर उसे ऑफ कर देता है। इसके बाद फिंच को एक आवाज आती है जिसे चेक करने के लिए वो वहां जाता है, जहां पर उसे जेफ मिलता है। वो उससे कहता है कि मैं तो सामान इकट्ठा कर रहा हूँ। तब फिंच उसे बताता है कि हम सामान जमा करने के लिए कहीं भी नहीं रुक सकते, ये जगह खतरे से खाली नहीं है। इसलिए वो लोग बस में बैठकर वहां से चले जाते हैं। तभी वो नोटिस करते हैं कि एक गाड़ी उनका पीछा कर रही है। इसीलिए फिंच वहां से निकलकर सिटी एरिया में आ जाता है। फिर वो जेफ को गाड़ी चलाने के लिए कहता है और बताता है कि इस गलती की वजह से हम मारे भी जा सकते हैं। फिर फिंच अपनी गन निकाल लेता है और यहाँ वो लोग आगे बढ़ ही रहे होते हैं। वो लोग रात होने तक सफर करते ही रहते हैं और वो गाड़ी इनको फॉलो ही कर रही होती है। फिर फिंच जेफ को गाड़ी तेज चलाने के लिए कहता है। फिर वो देखते हैं कि वो लोग काफी आगे आ चुके हैं। आगे जाकर उनको एक बाईपास दिखता है। तब जेफ बस को ऊपर से नीचे लेता है। फिर वो लोग ब्रिज के नीचे जाने लगते हैं। जेफ यहाँ फिंच को कहता है कि हम ब्रिज के नीचे नहीं जा सकते, लेकिन फिंच उसकी बात नहीं सुनता। इसके बाद वो लोग गाड़ी वहीं पर रोक लेते हैं। यहाँ पर फिंच काफी डरा होता है। फिर जेफ गाड़ी से बाहर आ जाता है और बस को धक्का लगाने लगता है। धक्का लगाकर वो बस को उस ब्रिज के नीचे ले आता है। वो लोग यहाँ पर छुपना चाहते थे और जिसमें वो कामयाब भी हो जाते हैं। तब हम देखते हैं वो गाड़ी जो उनको फॉलो कर रही थी वो भी वहाँ आ जाती है। फिंच यहाँ पर अपनी गन लेकर उस अननोन को मारने के लिए बिल्कुल तैयार होता है। जब उसे उस गाड़ी की जाने की आवाज आती है तब जाके उसे सुकून मिलता है। फिर जब फिंच बाहर निकलता है तो वो देखता है कि उसकी गाड़ी का सोलर सिस्टम टूट चुका है। ये देखकर फिंच जेफ को कहता है कि मैं इसे ठीक नहीं कर पाऊंगा और ना ही हम सैन फ्रांसिस्को जा पाएंगे। तब जेफ उसे तसल्ली देते हुए कहता है कि आप फिक्र मत करो, मैं ये ठीक कर दूंगा। तब फिंच उसे डांटते हुए कहता है कि तुम एक मशीन हो, तुम कोई बात नहीं समझते और ना ही तुम समझ सकते हो। और इसके बाद वो जेफ पर काफी गुस्सा करता है और फिर बस के अंदर चला जाता है। लेकिन यहाँ जेफ बारिश में भीग रहा होता है। इसके बाद जेफ फिंच के पास आकर अंदर कहता है कि हम गोल्डन ब्रिज तक जा सकते हैं। फिर यहाँ पर फिंच उसे एक और कहानी सुनाता है जिसमें कुछ टाइम पहले ओजोन लेयर कम होने लगती है। शुरू में सभी लोगों को ये लगा कि सारी चीजें पहले जैसे ठीक हो जाएंगी, इसीलिए वो सभी लोग घर में छुपकर रहने लगे। लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको ये पता था कि अब कुछ ठीक होने वाला नहीं है, इसीलिए वो लोग अपनी सूझबूझ से सामान जमा करके रख रहे थे और उन्हीं में से एक मैं भी था। फिंच बताता है कि जब मैं एक सुपरमार्केट से सामान जमा कर रहा था तब मुझे वहाँ एक छोटी बच्ची मिली थी। वो अपनी मदर के साथ थी। उसकी मदर ने अपनी बच्ची को गन देकर कहा होता है कि बेटा अगर तुम्हें कोई दिखे तो तुम उसे शूट कर देना। तब मैं ये देखकर समझ गया था कि अगर मैं उनकी हेल्प करने भी जाऊंगा तो वो लोग मुझे मार देंगे, इसीलिए मैं वहाँ पर छुपा रहा। थोड़ी देर बाद एक और आदमी आया जिसके पास एक गन थी। उसने वहाँ बहुत सी गोलियां चलाई, लेकिन इससे पहले कि मैं वहाँ कुछ कर पाता वहाँ काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि अब वो बच्ची और उसकी मदर दोनों ही मारे गए थे। लेकिन जब मैं वहाँ पर गया तो वहाँ उस बच्ची का बैग हिल रहा था। वहाँ मुझे ये डॉग मिला और तभी से हम दोनों साथ हैं। वो कहता है कि उस बच्ची और उसकी मदर का मैं ख्याल नहीं रख पाया, लेकिन उनके मरने के बाद मैं उनके डॉग का ख्याल आज तक रख रहा हूँ और यही वजह है जिसलिए मैंने तुमको बनाया है, ताकि तुम मेरे मरने के बाद इस डॉग का ख्याल रखो। अगले दिन फिर वो अपने सफर में आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर फिंच काफी बीमार होता है। यहाँ पर जेफ उन लोगों को सैन फ्रांसिस्को ले जा रहा था। इसके बाद वो फिंच के पोस्ट कार्ड को देखता है जिसके पीछे डैड लिखा होता है
और फिर वो बाकी कार्ड्स को भी चेक करता है, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं लिखा होता। तभी वहाँ एक तितली उनकी बस से आकर टकरा जाती है। ये देखकर जेफ बस को रोक देता है, क्योंकि वो तितली बाहर धूप में भी सरवाइव कर रही थी। तब वो ये दिखाने के लिए फिंच को वहाँ पर बुलाता है। फिर फिंच यहाँ पर अपना हाथ धूप में निकालता है, लेकिन उससे कुछ भी नहीं होता। दरअसल में ओजोन लेयर अब वापस से बन चुकी होती है। इस वजह से अब यूवी रेडिएशन का असर खत्म हो चुका था। फिर फिंच गाड़ी से बाहर आता है और यहाँ पर जेफ काफी खुश होता है। फिंच सूरज को देखता है और उसकी रेस को फील करता है। फिर फिंच का डॉग भी बाहर आ जाता है। फिंच काफी खुशी से उस जगह को देख रहा होता है। तभी वहाँ पर उसे एक तितली दिखाई देती है, जो उड़कर उसके पास बैठ जाती है। फिर वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। फिंच यहाँ पर अच्छे से ड्रेसअप होकर वहाँ के व्यू का मजा लेने लगता है। फिंच कहता है कि आज मुझे जैसा फील हो रहा है वैसा मैंने कभी फील नहीं किया। यहाँ पर जेफ फिंच को बताता है कि कल रात मैंने जो सपना देखा उसमें हम गोल्डन ब्रिज पर चले गए हैं। इस बात पर फिंच काफी हैरान हो जाता है कि भला कोई रोबोट कैसे सपने देख सकता है, लेकिन वो इस बात से काफी खुश होता है और जेफ से सॉरी कहता है। सॉरी कि मैंने तुम्हें रोबोट और मशीन बोला था। यहाँ पर जेफ फिंच से कहता है कि आपने तो मुझे बताया था वो सारे कार्ड्स आपके अंकल ने आपको दिए थे, लेकिन उस पर तो डैड लिखा हुआ है। फिर फिंच उसे सारी बातें सच बताता है कि मेरे पैदा होने से पहले ही मेरे फादर मुझे छोड़कर चले गए और मेरे फादर असल में एक इंजीनियर थे। मेरे बर्थडे पर ये कार्ड मुझे मेरे फादर ने दिया था। असल में मेरे फादर ने मुझे मिलने के लिए इनवाइट किया था और उनसे मिलने के लिए ही मैंने ये सूट परचेज किया था, लेकिन मैं कभी भी ये सूट नहीं पहन पाया। फिर जेफ उससे बाकी कार्ड्स के बारे में भी पूछता है। इस पर फिंच कहता है कि मुझे वो बाकी कार्ड्स पसंद आए थे, इसलिए मैंने वो रख लिए, क्योंकि मैं सारी दुनिया घूमना चाहता था, लेकिन अपनी सिटी के अलावा मैं कहीं भी नहीं जा पाया। यहाँ फिंच बताता है कि गोल्डन ब्रिज पर खड़े होना ह्यूमंस का एक अच्छा एक्सपीरियंस है। जेफ उसे कहता है कि हम भी वहाँ पर जरूर जाएंगे, लेकिन फिंच कहता है कि नहीं, मैं नहीं जा पाऊंगा क्योंकि अब मैं मरने वाला हूँ। ये सुनने के बाद जेफ काफी दुखी हो जाता है। तब फिंच उससे कहता है कि तुम मुझे प्रॉमिस करो कि मेरे जाने के बाद तुम मेरे डॉग का ख्याल रखोगे। जिस पर जेफ कहता है कि हाँ, प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इस डॉग का अच्छे से ख्याल रखूंगा। इसके बाद फिंच उस डॉग के साथ खेलने के लिए कहता है, लेकिन वो डॉग जेफ के साथ नहीं बल्कि फिंच के साथ ही खेल रहा था। वो बार बार बॉल लाकर फिंच को ही देता है। ये देखकर जेफ समझ जाता है कि वो डॉग उसको पसंद नहीं करता, लेकिन फिंच कहता है कि तुम फिक्र मत करो, आहिस्ता आहिस्ता वो तुम्हारा दोस्त बन जाएगा। इसके बाद फिंच को फिर से खून की उल्टी आती है और जेफ फिंच को बस की तरफ ले जाने लगता है। फिर यहाँ पर फिंच और जेफ एक दूसरे को गले मिलते हैं। इसके बाद जब फिंच बस में जा रहा होता है तो उसका डॉग भी उसके साथ ही जाता है। यहाँ अंदर आकर दोनों खेलने लगते हैं, जिसकी वजह से जेफ काफी अकेला फील करता है और काफी दुखी हो जाता है। फिर फिंच बस के अंदर सो जाता है और यहाँ पर जेफ सारा सामान इकट्ठा करने में बिजी होता है। रात को फिंच का डॉग रोने लग जाता है। ये सुनकर जेफ समझ जाता है कि फिंच अब मर चुका है। इसके बाद वो फिंच की बॉडी और उसका यूवी रेडिएशन वाला कोट दोनों ही जला देता है। यहाँ पर फिंच की मरने की वजह से उसका डॉग और जेफ काफी दुखी होते हैं। नेक्स्ट डे जेफ सोचता है कि उसे क्या करना चाहिए। फिर वो सोचता है कि मुझे भी वही करना चाहिए जो फिंच करता था, यानी कि वो डॉग के लिए खाना निकालता है, फिर उसे खाना देता है। इसके बाद वो डॉग जेफ के साथ खेलने लगता है। ये देखकर जेफ काफी खुश हो जाता है। वो यहाँ देखता है कि अब वो डॉग उसके साथ एडजस्ट हो गया है। फिर वो अगले दिन सैन फ्रांसिस्को के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को गोल्डन ब्रिज जाना होता है। वो दोनों ही एक दूसरे के साथ खुश होते हुए सफर में आगे बढ़ जाते हैं और काफी लंबा सफर पूरा करने के बाद वो आखिरकार गोल्डन ब्रिज पहुंच ही जाते हैं। फिर जेफ फिंच के कहे मुताबिक ब्रिज के ऊपर जाकर ह्यूमन एक्सपीरियंस की तरह फील करता है। वहीं पर जेफ को एक पेपर नोट मिलता है जिस पर एक लड़की ने लिखा होता है कि वो सर्वाइवर है और वो इस जगह पर छुपी हुई है। अब यहाँ पर जेफ उस लड़की की हेल्प करने का डिसाइड करता है, जिसके बाद वो फिंच के पोस्ट कार्ड पर अपनी ड्राइंग बनाकर लगा देता है। जिसके बाद जेफ और वो डॉग उस लड़की की हेल्प करने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं और यहाँ पर जेफ उस डॉग को अपनी कहानी सुनाता है और इसी के साथ ही ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है।